हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम क्लास 11th फिजिक्स का हम चैप्टर सरल रेखीय गति, एक विमीय गति, 1D मोशन, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सरल रेखीय गति, एक विमीय गति। तो गति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गति किसे कहते हैं? इंग्लिश में हम इसमें मोशन कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। किसी वस्तु की गतिशील अवस्था को समझने के लिए निम्न कारक महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी वस्तु गति कर रही है, ये हमें कैसे पता चले? समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम समझेंगे कि वो वस्तु गतिशील है। और कोई भी गतिशील वस्तु है कि भाई वो गतिशील है। अब वो आपने कैसे समझा? उसके लिए कुछ कारक हैं, निम्न कारक हैं। पहला है दूरी, ठीक है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यही हमारे पास निम्न कारक है जिससे हम पता चल सकते हैं कि हाँ, कि वो गतिशील अवस्था में है कोई वस्तु। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख रहा है दूरी, तो दूरी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो दूरी जिसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ गई है, क्या कह रहा हूँ मैं, कि कोई वस्तु यहाँ पर थी और यहाँ गई है, वो इस तरह चल के और ऐसे पहुँची है, तो जो उसने वास्तविक पथ तय किया है, ये यहाँ से कोई व्यक्ति इस तरह गया है, ठीक है, तो जो उस व्यक्ति ने वास्तविक पथ तय किया है उसको हम कहते हैं उसके द्वारा चली गई दूरी। क्या कहेंगे दोस्तों? दूरी कहेंगे। ओके, तो बस इसमें यही लिख रहा है। और दोस्तों विस्थापन, सॉरी, ये तो हो गई हमारे पास क्या, दूरी, इस तरह जो चली गई थी, ठीक है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसे एस से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। यह एक क्या है? अदिश राशि है, जिसका कोई दिशा नहीं है, वो अदिश राशि है। तो दूरी की कोई दिशा नहीं होती, वो एक अदिश राशि है। विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम, या सरल रेखीय दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जिस तरह कोई भी चीज़ ले लो, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर दिखाने के लिए है, चलो ये पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई बिंदु था और यहाँ पर कोई बिंदु और है। तो कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से ये रास्ता तय करता है, ये कोई रास्ता जा रहा है यहाँ से कुछ इस तरह, पहाड़ियों में से होकर, और फिर यहाँ पे पहुँचता है वो, ठीक है।
तो उसकी वास्तविक पथ की लंबाई, जो उसने जो ये वास्तविक पथ तय किया है, कौन सा, यहाँ से वो चला चला और चल कर और वो इस तरह गया, ठीक है, और ऐसे पहुंचा, तो मान लो उसने 21 किलोमीटर चला वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये तो है उसकी क्या, दूरी, और जो वो यहाँ से और डायरेक्ट ऐसे कैसे सरल रेखीय एकदम सीधा जाता यहाँ से और ऐसे कैसे चला जाता, यानी कि ये इसकी सबसे न्यूनतम दूरी है। ये क्या है दोस्तों, इसकी सबसे सबसे दोस्तों सबसे न्यूनतम दूरी है ये, है ना। तो यही है हमारे पास क्या, विस्थापन। और ये मान लो वो कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे जा रहा है और ऐसे गया, ठीक है। अगर ऐसे जाता एकदम सीधी रेखा में तो ये सरल रेखीय दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है, ठीक है। और जो ये इतनी दूर की यात्रा तय की है उस व्यक्ति ने, ये क्या है, उसकी वास्तविक पथ की लंबाई यानी कि दूरी, और ये क्या है, उसका विस्थापन, ठीक है। आगे देखते हैं। इसे एस वेक्टर, एस उसके ऊपर ये वेक्टर का चिन्ह, इस वेक्टर का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। अब दोस्तों जो विस्थापन है, जो विस्थापन होता है वो क्या है, एक सदिश राशि है। अब मान लो कुछ यहाँ से और ये कोई बिंदु है दो, और कोई व्यक्ति यहाँ से एकदम डायरेक्ट एकदम सीधा चला गया, यहाँ पर पहुँच गया, तो उसने यहाँ से और यहाँ तक जाने में जो भी तय की लंबाई वो यही है, और सरल रेखीय दूरी भी यही है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की वो भी यही है, और सरल रेखीय दूरी सबसे न्यूनतम दूरी भी यही है, और दूरी यही तय की है उसने, यानी कि यही रास्ता है, सबसे न्यूनतम दूरी भी यही है और यही रास्ता है। तो दोस्तों उसने दूरी भी यही तय की, उसने क्या, दूरी भी यही तय की और न्यूनतम दूरी भी यही है। न्यूनतम दूरी मतलब क्या, विस्थापन। तो दूरी जितनी तय करी उतना ही विस्थापन किया उसने। विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो यही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम तो यही है, तो यहाँ से और वहाँ तक जाने में उसने जो दूरी तय करी, जितना भी चला वो और जितना भी विस्थापित हुआ वो दोनों बराबर है। मान लो यहाँ से और यहाँ तक जाने में उसने 21 किलोमीटर तय किया और न्यूनतम दूरी भी 21 किलोमीटर ही थी, तो दूरी जितनी तय करी उतना ही विस्थापन तय किया, तो दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ये कहने का मतलब था मेरा, ठीक है। दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना। तो यहाँ पर यही लिख रहा है, पढ़िए क्या लिख रहा है कि किसी वस्तु के लिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। कोई वस्तु यहाँ पर है और वो इस साइड चल रही है तो धनात्मक विस्थापन, कौन सा विस्थापन, धनात्मक विस्थापन। और मान लो कोई वस्तु यहाँ से चली और दूर से आई और ऐसे गई और फिर आके जाके और फिर घूम घाम के और फिर यहीं आ गई, तो विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की न्यूनतम दूरी। तो पहला बिंदु भी यही था और दूसरा बिंदु भी यही था, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य, तो शून्य विस्थापन।
और ऋणात्मक विस्थापन कैसे है? मान लो कोई गाड़ी है, यहाँ पर ऐसे चल रही है, इस साइड मतलब चल तो नहीं रही है, यहाँ पर उसके पत्थर लग रहे हैं जिससे ये गाड़ी इधर आने से डट रही है, रुक रही है। अब कोई आप जैसा बलशाली इंसान आता है, उसके धक्का लगाता है, ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो ऊपर तो जा नहीं रही है, वापसी आपके साइड ही आ रही है। तो आपने दम लगाया इस साइड, तो विस्थापन भी इस साइड होना चाहिए, तब तो होगा धनात्मक विस्थापन। जब फोर्स, बल और विस्थापन की दिशा सेम तो धनात्मक, लेकिन बल विपरीत दिशा में लग रहा है, विस्थापन उल्टी दिशा में यानी कि पीछे की ओर हो रहा है, ऋणात्मक साइड, तो ऋणात्मक विस्थापन हो गया। ये क्या हो गया? ऋणात्मक विस्थापन हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो यही कह रही थी ये लाइनें। तो अब आगे देखते हैं और क्या लाइनें हैं, और जो हमने आपको अभी बताया वो भी आएगी। किसी वस्तु का विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, किंतु दूरी के बराबर हो सकता है। कोई मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ से मैंने ऐसे दूरी तय करी और ये यहाँ पर पहुँचा मैं, तो न्यूनतम दूरी तो यही है, लेकिन दूरी विस्थापन तो इतना सही है, लेकिन दूरी तो मैं ऐसे जाके ऐसे भी आ सकता हूँ, क्या पता मैं ऐसे घूम घाम कर फिर आऊँ, कैसे भी आ सकता हूँ मैं फिर यहाँ पर मैं चाहे ऐसे जाके और फिर ऐसे आऊँ, चाहे मैं ऐसे घूम घाम के और फिर यहाँ से ऐसे आ आके फिर ऐसे पहुँचूँ, लेकिन न्यूनतम विस्थापन तो यही है। तो जो विस्थापन है वो छोटा होता है और दूरी है वो बड़ी हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन है और जो दूरी है वो बराबर भी हो सकती है, जो कि हमने पहले बता दिया आपको। थोड़ी सी पीछे करो वीडियो, हमने थोड़ा सा अभी आपको बताया था पहले, भूल गए? करो पीछे करो और देखो, चेक करो क्या बताया है मैंने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चाल के बारे में। चाल 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 मतलब स्पीड। स्पीड क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। कोई वस्तु है, उसके द्वारा तय की गई कोई दूरी है, तो चाल किसे कहेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय उसका अनुपात यानी कि बटा में, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई परिभाषा क्या कहना चाहती है? चाल क्या होगी? आप अपनी मोटरसाइकिल को भगा रहे हो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, चलो ये कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, 15 मीटर कर दो, चलो 10 मीटर कर दो। कोई मोटरसाइकिल है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से भाग रही है, ये मोटरसाइकिल। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही है, तो दूरी कितनी तय कर रही है? 10 मीटर, और कितने समय में? 1 सेकंड में। तो दूरी बटा समय किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
तो यहाँ पे दूरी और समय का अनुपात है, यानी कि ये क्या है, चाल है। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे कुछ नहीं है, बस इतना सा था हमारे पास जो कि हमने पढ़ लिया है ना। अब अगला हम देखते हैं। गलत कर दिया हमने। तो दोस्तों देखो, अब जो हमारी दूरी है, सॉरी, जो हमारी चाल है, क्या दोस्तों, चाल, तो उसके बारे में देखते हैं अब हम। चाल है वो क्या है, अदिश राशि है। इसे हम v से दर्शाते हैं। और कोई वस्तु डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय कर रही है, तो उसके द्वारा जो तय की गई जो चाल है, जो औसत चाल है, वो क्या होगी, वी एवरेज बराबर होगी डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। कोई वस्तु है, जैसे ये गाड़ी है, वो डेल्टा टी समय में डेल्टा एस विस्थापित हो गई, यानी कि यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो उसके द्वारा जो औसत चाल है वो क्या होती है, चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होती है औसत दूरी बटा में औसत समय। है ना। तो औसत चाल को हम वी एवरेज कह दें, वी एवरेज बराबर है औसत दूरी को हम डेल्टा एस कह दें, और औसत समय को हम डेल्टा टी कह दें। तो वी एवरेज बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब हम इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कैसे, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में। तो मीटर बटा में सेकंड, जब सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 ऐसे कहेंगे। जो ये कि ये लिख रहा, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें कुछ स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए क्या, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास थी नहीं रखा है, और फिर हम इसको कवर करते हैं जल्दी से। देखो अब क्या लिख रहा है आगे। जो हमारे पास त्वरण हो गई, वेग हो गया, चाल है, तीनों चीज़ें हमारे पास उनके समान प्रकार हैं। 4 प्रकार होते हैं, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, समान चाल, असमान चाल। औसत वेग, ताक्षणिक वेग, समान वेग, असमान वेग। औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, समान त्वरण, असमान त्वरण। ठीक है, यही होते हैं। अब आगे देखो, हम पहले चाल के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है औसत चाल, एवरेज। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। इसे वी एवरेज से दर्शाते हैं। तो औसत चाल डेल्टा वी एवरेज बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, या फिर औसत दूरी बटा औसत समय। इसको हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से दर्शा सकते हैं। इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, औसत चाल को। ठीक है, कुछ समझ में आया, समझ में आ गया ना।
कि हमारे पास जो वी एवरेज है वो क्या होती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह ताक्षणिक चाल, उसको देख लेते हैं अब हम। ताक्षणिक चाल क्या होती है? ताक्षणिक चाल, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा अति अल्प समय, छोटे से क्षणिक समय में तय की गई दूरी एवं समय के अनुपात को हम ताक्षणिक चाल कहते हैं। इसको वी इंस्टेंट से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो वी एवरेज है उसकी लिमिट है डेल्टा टी 0 के बराबर, 0 के आसपास है, 0 नहीं है, 0 के आसपास है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वी इंस्टेंट बराबर डी एस अपॉन डी टी, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो हमने लगा दिया वी इंस्टेंट है डी एस अपॉन डी टी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक समान चाल के बारे में पढ़ते हैं अब। एक समान चाल, तो एक समान चाल जिसको हम कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं, यदि वस्तु द्वारा अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान एक नियत चाल से चलकर, यानी कि अपरिवर्तित चाल रहे, चाल परिवर्तित ना हो, गतिमान रहे, तो वस्तु की वो क्या कहलाएगी, एक समान चाल। यानी कि चाल जब समान रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। वस्तु चाहे कितनी ही दूरी तय करे लेकिन उसकी चाल हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही रहे। मान लो कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यहाँ से चलना प्रारंभ करी और चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और भी चलती रही चलती रही चलती रही, ठीक है ना। तो और वो यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन उसकी चाल हमेशा 10 मीटर पर सेकंड रही, तो उसकी चाल क्या रही, एक समान रही। तो यही हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, अब है हमारे पास असमान चाल। असमान चाल क्या होती है? असमान चाल, कोई वस्तु है यहाँ पर, वो यहाँ पर से चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही फिर चलती रही, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच गई। उसने यहाँ से आया 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहाँ पे हो गया 15 मीटर, और घुमाव आया इसलिए थोड़ा सा कम करके 7 कर लिया, फिर स्पीड में भगाया 25 कर दिया, फिर थोड़ा सा घुमाव आया तो हमने कर दिया 20, फिर स्पीड में आई और हमने कर दिया 30, फिर से घुमाया तो हमने कर दिया 25, फिर से हमने 40 पे ले गए, 45 पे, फिर तो भाई 90 पे जाके टेक दिया, और फिर ज़ोर से ब्रेक मारा और 0 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो चाल बदल रही है, समय के अनुसार बदल रही है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, असमान चाल, जिसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पर भी यही लिख रहा है, पढ़ लो क्या लिख रहा है। किसी वस्तु द्वारा अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान एक नियत चाल से न चल के बार बार अपनी यात्रा के दौरान परिवर्तन करती है। वो यहाँ पर थी, फिर यहाँ से और कुछ चाल से चली, फिर चल और किसी चाल से चली, तो उसको हम परिवर्ती चाल या एक असमान चाल कहेंगे। ठीक है, अब आपको समाकलन के कुछ नियम भी आने चाहिए ना, ज़रूर आने चाहिए। तो अब हम देखते हैं समाकलन के कुछ नियमों से आधारित प्रश्न। यदि कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर है ये क्या, 4t³ प्लस 2t² प्लस 1, ये है s बराबर, तो t बराबर 3 मीटर 3 सेकंड में वो कितनी चाल तय करेगी, ये हमसे पूछ रहा है।
तो पहले हम समाकलन अवकलन ये सीखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर, तो देख लेना उसे और अच्छी तरह हम आपको उसमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देखिए हमारे पास चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और यहाँ पर एक टाइम क्षणिक समय दे रखा है, एक नियत टाइम 3 सेकंड क्षणिक समय दे रखा है, तो ds बटा dt ताक्षणिक चाल का फॉर्मूला लगेगा। तो d और s का मान क्या है, 4t³ प्लस 2t² प्लस 1 अपॉन में dt। अब इनका समाकलन कर देंगे, तो पहले तो इसको एक साथ लिख लो, प्लस लगाया, फिर d, फिर 2t² बटा में dt इस तरह लिख लो, फिर d, फिर ये 1 लिख लो और बटा में dt लिख लो। फिर यहाँ पे जो 4 है ना उसको यहाँ पर भेज दो साइड में, जिस तरह यहाँ पे भेज रखा है पहले से ही। ठीक है, नहीं आया समझ में, थोड़ा सा जूम करके बता दो। देखो यहाँ पर है क्या, 4t³ 2t² 2 और प्लस में 1, तो यहाँ पे 4 है उसको इस साइड भेज दो, 4 को इस साइड भेज दिया, dt³ बटा dt। इसी तरह 2 नियत है, इसको बाहर भेज दो, 2 यहाँ पे आ गया, dt² बटा में dt। और इसी तरह ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 1 बटा में dt इस तरह लिख दो। अब आगे देखें, देखो देखो क्या वो पेड़ है। अब देखो 4 और dt³ बटा dt, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3t², 3t²। कैसे, dx की पावर n बटा में dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पे भी है dt की पावर 3 अपॉन dt, तो यहाँ पर भी n यानी कि घात पावर यानी कि 3, फिर x से t, फिर n-1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2। तो ये आ गया हमारे पास समाकलन इसका। इसी तरह इसको फिर सोल्व करेंगे तो इसका 2 तो ये है नियत जो कि बाहर है, और इसका समाकलन होगा 2t, और नियत जो कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन, समाकलन बोल रहा हूँ मैं, अवकलन। ठीक है दोस्तों, अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास 4 × 12 t², 2 दूनी 4 t प्लस में 0, तो 0 ही है। तो t बराबर 3 सेकंड पे, तो t का मान 3 सेकंड रख दो, 12 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 प्लस 0। तो हमारे पास क्या आएगा, 12 × 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 × 12 प्लस 0, तो 12 9 का 108 प्लस 12, तो 120 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो। चैनल को लाइक भी क्या करते हैं, नहीं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।